देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे चलेगी छुक छुक गाड़ी, क्योंकि अभी तक तो जिस तरह से हालात हैं देश में थमा हुआ है पूरा मामला, कैसे, क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा बड़ा रिफॉर्म हम आने वाले वक्त में, रेल बजट भी आने वाला है, तो कुछ रखें कि सुरेश प्रभु जी की जादू की छड़ी चलेगी? एक तो मैं रेल की क्या स्थिति है इसके ऊपर एक वाइट पेपर निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे ठीक करिए, तो पहले डॉक्टर बोलेगा ठीक करने से पहले आप क्या है वो तो जानूं तो ही ठीक कर पाऊंगा। तो पहले डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा तो उसका जो इलाज होगा वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए व्हाइट पेपर हम निकाल रहे हैं और इसमें सभी जो रेल की चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस है, वो लोगों के सामने आएगी। लोगों को यदि पता चलेगा ये स्थिति है तो लोग शायद उसके रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे मैंने 2002 में कहा था कि 60,000 करोड़ की चोरी बिजली क्षेत्र में होती है, और मैंने ये भी कहा था कि कुछ राज्य जो पिछड़े हुए राज्य है, जिसमें जिस तरह से जो रफ्तार से विद्युतीकरण की योजनाएं जारी है उसी तरह से जाएंगे तो 150 साल तक विद्युतीकरण नहीं होगा। ये मैंने जानबूझ के इसलिए कहा था कि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि असलियत क्या है, बेस लाइन क्या है, आज की स्थिति क्या है। वैसे रेल में यदि आप चाहेंगे तो रेल की स्थिति बहुत नाजुक है, जिसको हम ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं, कि जो एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में कितना अंतर है। तो जैसे हम अंग्रेजी में कहेंगे टू क्लोज फॉर कंफर्ट, तो इतना आज शायद हमारे पास कोई ऐसा पैसा नहीं बचा है कि जो हम खर्च नहीं पाते। सबसे ज़्यादा तो स्टाफ कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट इतनी कम होने के कारण, यानी कोई सरप्लस न होने के कारण, हम यदि एक बात तो एक दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज 6 लाख से 8 लाख करोड़ तक की अनेक परियोजनाएं जिसका ऐलान पार्लियामेंट में लगातार किया गया और उसमें आज पूरी होने की कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि इतना कोई उसके लिए निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। तीसरी बात, हमारे जो सेफ्टी है रेलवे की, वो इतनी अहम बात है कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते जाते हैं। उनको इम्प्रूव करना है तो और इनको कस्टमर सर्विस, नया रोलिंग स्टॉक लाना पड़ेगा, नए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसके लिए भी आज मेरे हिसाब से कम 10-12 लाख करोड़ की जरूरत है। साथ साथ में आज हमारी जो डिमांड आती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, मैं एक दिन आज ही पार्लियामेंट में बैठा था, आज के मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में कितने पैसे डिमांड किए नए प्रोजेक्ट के लिए। तो आज के दिन ही 20,000 करोड़ की डिमांड आई। अभी लोग वो क्यों डिमांड करते, उनको लोग उनके से डिमांड करते, लोगों की अपेक्षाएं हैं। तो एक तरफ आपके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ निवेश की जरूरत जो है वो कितने लाख, उसका कोई एक एकेडमिक इश्यू बन गया। 20 लाख करोड़ कहेंगे, 25 लाख करोड़ के कुछ नहीं। तो निवेश करने के लिए दो ही साधन है। एक तो आप ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ाइए, ऑपरेशन रेशियो कैसा बढ़ा सकते हैं, तो किराए बढ़ाइए। अभी लोग कहेंगे कि वो तो आपने बढ़ा दिया पहले, नहीं किराए बढ़ाए तो नहीं, लेकिन किराए बढ़ाने तो आप ही आज तक पहले शुरू करेगा कि अभी ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले किराया बढ़ाने से पहले मैं मानता हूं कि लोगों को सेवा बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि सेवा बढ़ाएंगे तो लोग भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो तैयार होने के लिए उनसे भी कुछ उनकी जो हमारी तरफ से अपेक्षा है उसको भी पूरा करना चाहिए। तो एक ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता हूं कि रेल में सफर करने वाला आदमी ये सोच के चले कि मैं प्रभु भरोसे ही जा रहा हूं, तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमें किसी भी हालत में ओ प्रभु, आज तक का वो प्रभु की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यदि ये स्थिति बरकरार रहेगी तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसीलिए हमने सोचा है कि किस तरह से इसको, ये जो विशेष सर्कल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके लिए, सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज नहीं इसके लिए कोई किराया देने को लिए तैयार नहीं, किराया नहीं इसके लिए रेलवे के फाइनेंसिस ट्रबल में। इसको पूरी तरह से एक वर्चुअस सर्कल बनाने के लिए यदि हम बड़े पैमाने पे निवेश करते हैं तो ये साइकिल चेंज हो सकता है। ठीक है, ये निवेश आएगा कैसे ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन चूंकि 2 बिंदु आपने उठाए हैं, इसी के लिए बीच में आपको रोककर 2 सवाल। आप जनरल कंपार्टमेंट में चढ़े क्या किसी ट्रेन में? हमें हर जगह तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी जगह में मैं जाके आया हूँ। हाँ। और मैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी गया हूँ, सब जगह में गया। लेकिन देखिए ये स्थिति मुझे भी मालूम है, मैं तो ऐसा कि जनरल कंपार्टमेंट में कभी चढ़े हैं? नहीं, ऊपर से तो नीचे नहीं आया मैं तो नीचे से ऊपर आया हूँ। तो मैं समझता हूँ, सभी स्थिति को जानता हूँ। मैं सबअर्बन रेलवे से भी ट्रैवल किया हूँ, 3rd क्लास में, 2nd क्लास में, स्लीपर से भी गया हूँ, तो मुझे पता है। इसके लिए जाने की जरूरत नहीं कि एक लगे कि मैंने कुछ किया। मैं सभी समस्या को जानता हूँ और अभी उसको मैं अभी आपको जो विवरण किया उससे भी मैं बता सकता हूँ। और मेरे पास अभी हम एक कस्टमर सर्विस पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हर आदमी कहीं भी रहे उसको कस्टमर सर्विस आनी चाहिए, उसको कंप्लेंट मिलेगी, रिड्रेसल होने की संभावना होनी चाहिए। लेकिन ये सब मैं कह रहा हूँ, ये सब करने के बाद भी
एक जो बुनियादी सवाल आता है कि रेलवे को ठीक कैसे किया जाए, जो आप चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ रेलवे को ठीक करने के लिए पहले तो निवेश करना होगा, उसके गवर्नेंस। हाँ, निवेश पे मैं फिर आऊंगी, लेकिन एक और सवाल मेरा छूट गया था। आपने कहा सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन सुरक्षा पर कुछ कदम उठाने से पहले नई दिल्ली में वाईफाई, अब ये प्रायोरिटी की बात है। तो क्या सुरेश प्रभाकर प्रभु के लिए रेल मंत्री के तौर पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वाईफाई लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी सरकार सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करती है, या फिर अनमैन्ड क्रॉसिंग्स पर सुरक्षा करना या गुमटी लगाना वो महत्वपूर्ण? देखिए, आपको अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग देश में 11,300 के आसपास है, उसको ठीक करने के लिए 30,000 करोड़ चाहिए। तो यदि क्या वाईफाई 30,000 करोड़ में लगाया कि हम जो देखो हम लोग अननेसेसरी प्रायोरिटी नहीं, वही मैं कहता हूँ। सो प्रायोरिटी करने के लिए वाईफाई नहीं करेंगे तो क्या 11,300 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग ठीक हो जाते थे? तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, वाईफाई, लोगों की सुरक्षितता, लोगों की सफाई को काम करना, ये सब पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाईफाई लगा इसके लिए 4 लेवल मैन क्रॉसिंग रुक गए, ऐसा तो नहीं है। की तत्परता किस तरफ ज्यादा है, उससे जनता आंकेगी कि सुरेश प्रभु जी को हमारी चिंता ज्यादा है या वाईफाई की? मैं वही कह रहा हूँ, वाईफाई और हाईफाई में फर्क है। तो ये हाईफाई के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक जो आम जनता है उसको भी आज आप सोचेंगे आम जनता कौन है। अभी हम सोचेंगे 900 मिलियन टेलीफोन यूजर, हम कहते हैं कि 90 करोड़ लोग आज मोबाइल को यूज करते हैं, उसमें से काफी लोग वाईफाई भी यूज करना चाहेंगे। या वाईफाई की सेवा दी, इसका मतलब हमने अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है ना कि पानी पिया उसका मतलब खाना नहीं खाएंगे। आप जल्द से जल्द कदम उठाएंगे ना इसके लिए भी? चलिए ठीक है, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। टिकट, ये लाइसेंस परमिट राज में हिंदुस्तान जीता रहा है। पिता अप्लाई करते थे तो बेटे को मिलता था। अब टिकट में एक अलग डोमिनेशन है, और वो है कैसे टिकट काउंटर खुलते ही दलाल टिकट्स ले लेते हैं। अब आपको फिर उसके बाद से उनका पीछा करके टिकट्स लेने होते हैं। ये सिस्टम कैसे बदलेगा? अभी इसमें काफी के पास आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? एग्जैक्टली एक तो देखिए, हमारे पास एक क्रिस करके है, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको कल ही मैंने उनके साथ में हमारी लंबी 6-7 घंटे बातचीत हुई। हम अभी ये कोशिश करें कि हम मोबाइल पे आप टेलीफोन बुक कर सकते हैं। अभी सब जगह नहीं, अभी शुरू कर रहे हैं जहाँ पे सबर्बन रेलवे, क्योंकि वहाँ पे लोगों की कतार ज़्यादा होती है। आप मोबाइल पे जाने से पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मोबाइल पे ऊपर फीड इन कीजिए, आपको एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर आप फीड इन कर दीजिए। आप जहाँ पे डिस्पेंसर लगाए होंगे आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, उसको नंबर कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको टिकट मिल जाएगा, कतार में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, आज आप इंटरनेट पे टिकट्स बुक कर सकते हैं पूरी तरह से। अभी ये स्थिति आ गई है कि आप इंटरनेट पे टिकट बुक करते जाएंगे तो शायद जो जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं, जैसे इसके लिए वाईफाई और उसकी बात आ गई, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि डिजिटल डिवाइड का भी इशू है, सब लोग तो डिजिटली अभी तक लिटरेट नहीं है। जो नॉन हाईफाई है उनका क्या होगा? संख्या कम है लेकिन है, फिर भी है। तो उनके लिए भी, तो इसके लिए इसका ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि सोशल नेसेसिटी और एफिशिएंसी को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये भी एक है। तीसरी बात, हम अभी फूड, ये आपको शायद सुन के हैरानी होगी, हम एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे लॉन्च कर रहे हैं। खाने की बहुत बड़ी समस्या लोगों को, जो कस्टमर सर्विस में 3-4 चीज़ आती है। एक तो लिनियन, जो आप लोग चादर लेते हैं, इसके लिए हम एक बेस्ट लॉन्ड्रीज देश में 50-60 बनाएंगे, इसके लिए रियली गुड क्वालिटी लिनन लोगों को मिले। खाना ऐसे 60-70 ज़्यादा हम बेस्ट किचन बनाएंगे जहाँ पे एकदम टॉप क्लास मैकेनाइज खाना बने, क्वालिटी मॉनिटर की जा सकती है, क्योंकि सोर्स पे मॉनिटर की जा सकती है। सरकारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या करेंगे? सरकार, लालू जी आते हैं, लिट्टी ले आते हैं, ममता जी आती है, माछेर बात ले आती है। सरकार, उसका नियंत्रण सरकार का ही होगा, लेकिन वो किस तरह से किया जाए, हमारी जो कंपनी है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड रिजर्वेशन सर्विस, वो लोग उसकी तरफ से करेंगे, लेकिन वो बेस्ट किचन बनेगी। उसके बाद में कुछ लोगों को चाहेंगे कि तो क्वालिटी कंट्रोल होगी दोनों की, लेकिन फिर भी लोग चाहेंगे कि हमको ये खाना रेल का नहीं पसंद है, मुझे कहीं कैनॉट प्लेस से खाना खाना है दिल्ली रेलवे, न्यू दिल्ली रेलवे जाने के पहले। तो मोबाइल पे इस तरह के जो क्लोज बाय रेस्टोरेंट्स है वहाँ से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, उसका डिलीवरी रेल स्टेशन पे दिया जाएगा, ऐसा भी हम सोच रहे हैं, काम चालू है। तो ये भी हो सकता है, जिसके लिए जो चाहे उस तरह से उसके मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से कस्टमर सर्विस में काफ़ी बड़े पैमाने पे सुधार आ सकते हैं। लेकिन ये भी आने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ही छोटी तरह से होंगे। जो लॉन्ग टर्म एक क्वालिटी ऑफ रेलवे सर्विस इंप्रूव करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे रेल सेक्टर में निवेश करना होगा। निवेश के लिए पैसे की जरूरत है। पैसे आने के लिए शायद हम, जैसे मैंने कहा कि मैं तो नहीं चाहता हूँ कि पहले किराया बढ़ाया जाए और बाद में किया जाए, साथ साथ में हम लोग किराया तो जितना उसका बर्डन है वो तो थोड़ा लोगों के साथ में शेयर करना ही होगा, लेकिन साथ में ही
हम यदि बड़े पैमाने पे निवेश करके सेवाओं को बेहतर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि लोग भी खुद आकर कहेंगे कि हम भी कुछ आपको इसको हमारा भी योगदान देना चाह रहे हैं। बुलेट ट्रेन कितना फीजिबल है? कह रहे भारतीय रेल, जैसा आप राजू श्रीवास्तव जी भी कुछ देर पहले बता रहे, खाट लगाकर लोग लेटे रहते हैं, एक अलग व्यवस्था है। और चाइना में खुद हम लोगों ने बुलेट ट्रेन देखी है, बहुत लीनियर तरीके से जाना होता है। जो टेक्नोलॉजी चाहिए ट्रेन में, आप बैटरी रख दीजिए, अंडा रख दीजिए, हिलता तक नहीं है। उस तरह का सिस्टम क्या हिंदुस्तान में फीजिबल है? एक तो बुलेट ट्रेन जिसको हम कहते हैं, मैंने हमारे अधिकारियों को कहा है कि उसका एक इंडियन नाम देना चाहिए। हाँ। ये तो बुलेट, तो अभी आजकल जरा टेक्नोलॉजी कुछ सोचा आपने? तो कुछ हमारा कुछ भी हमारी तो कि लोगों को फर्क समझ सके कि एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय बुलेट ट्रेन, कि इसका स्पीड कितना होना चाहिए, कुछ नया नाम लेकिन सोचा हमारे आपने? 2-3 तरह की उसमें हम काम करने की सोच रहे हैं। एक तो एक सुपर फास्ट ट्रेन, एब्सोल्युटली जो सुपर फास्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन जिसको बुलेट कहते हैं, लेकिन इट विल गो बियॉन्ड 300 किलोमीटर और समथिंग लाइक दिस। तो सेकंड कैटेगरी कि जो आज के स्पीड से काफ़ी रफ्तार अच्छी रहेगी, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी बुलेट ट्रेन की होती है। और इसीलिए, और तीसरे जो आज की जो ट्रेन चल रही है उसमें भी देयर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप फॉर इम्प्रूविंग द स्पीड। वो किससे होगा? तो एक तो जो डेडिकेटेड, एक बुलेट ट्रेन के लिए तो एक डेडिकेटेड ही पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक ये टेक्नोलॉजी आज देश के पास नहीं है। इसके लिए या तो चीन या जापान या दोनों जो जिनके पास है, उनको फ्रांस, ऐसे लोगों के साथ में पहले से ही बातचीत चल रही थी, उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए उसके लिए सोच रहे। दूसरा जो है ये शायद हम भी खुद ही कर सकते हैं। और तीसरी जो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उसमें सिर्फ मैनेजरल चेंजेस करने होंगे। जैसे कि हमने देखा है कि हमारी सिग्नलिंग सिस्टम इंप्रूव होती है। आज क्या होता है कि आज सबर्बन ट्रेन भी आपने देखे होंगे 2-2, 3-3 मिनट में चलते हैं। विदेश में भी ट्रेन उसी रफ्तार से चलते हैं। उसकी सिग्नलिंग सिस्टम अच्छी होगी, सेफ्टी को गारंटी की जा सकती है, तो आज के ट्रैक पे ही हम और ज़्यादा ट्रेन ज़्यादा स्पीड से चला सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारी जो प्रोसीजर्स है, फॉर एग्जाम्पल, ये क्या आप शताब्दी राजधानी जिस स्पीड से जाती है उसकी और जो बुलेट्स की चाइना जापान में 302 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, उसके बीच में कुछ कह रहे हैं? हाँ, जैसे कि हाँ, बिल्कुल। जैसे नहीं, तो ये बुलेट ट्रेन मतलब धोखा था क्या? हिंदुस्तान में नहीं हो, हम देखेंगे। नहीं, वो बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए थोड़े से जो चेंजेस करने की जरूरत है, जैसे हमारे रोलिंग स्टॉक को भी थोड़ा चेंज करना होगा, सिग्नलिंग सिस्टम को लेना होगा। फिर जो इंटरप्शंस आते हैं, जैसे अनमैन क्रॉसिंग है, वैसे मैन क्रॉसिंग भी है, वहाँ पे भी जो एक उसके लिए कुछ ब्रिज बनाना होगा। चलिए मैं अब सवाल दूसरे नज़रिए से पूछिए, ये बुलेट ट्रेन जो आप लोग बता रहे हैं कि देश को देंगे, इसकी रफ्तार क्या होगी? वही अभी उसकी तो फ्री फिजिबिलिटी स्टेज पे अभी है। चीन और जापान दोनों को हमने कहा, अहमदाबाद और मुंबई और दिल्ली टू चेन्नई, ये दोनों के लिए अभी जब चीन के प्रधानमंत्री आए थे, प्रेसिडेंट आए थे, उस समय उनके साथ समझौता हो, उसमें ये भी एक सम्मिलित है। जापान के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में जो सुझाव हुआ, उसमें भी मुंबई और अहमदाबाद के लिए भी हम सोच रहे हैं। लेकिन ये दोनों ट्रेन फिर उसी स्पीड से चलेगी जो 302 किलो 300 से ऊपर उसके अभी तो फिजिबिलिटी नहीं हुई है। इसके लिए इंडियन कंडीशन में कितनी होनी चाहिए, लेकिन टारगेट तो वही होगा। टारगेट वो होगा, तो मतलब आप फिजिबल कम से कम इन 2 रूट्स पर शुरुआत के लिए 250 होता है, या अभी जिस तरह से वहाँ देखेंगे उसको पता चलेगा, लेकिन काफ़ी मच हायर स्पीड कि आज के स्पीड से बहुत ज़्यादा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जो बार बार जहाँ पर टक रहे थे, निवेश कैसे आएगा? ऐसा क्या आप करेंगे कि लोग निवेश करेंगे और बेहतर करेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग थे जिनका कहना था बोर्ड वही, मेंबर्स वही, जो कि अभी तक एकदम लेथार्जिक एटीट्यूड अपना कर चल रहे थे, उन सबको सुरेश प्रभु कैसे ऐसे ठीक कर देंगे? एक तो देखिए, मुझे एक तो स्ट्रक्चरल चेंज इज़ वन पार्ट, कि स्ट्रक्चर कैसा हो उसके लिए एक हमारी कमेटी भी काम कर रही है, विवेक देबरॉय। लेकिन मैं समझता हूँ यदि आपके लोगों को पता चले कि हम किसके लिए काम करें, जैसे कि मैंने चार्ज लेने के पहले ही दिन, चार्ज जब लिया मैंने, उससे चार्ज ऑफिस में जाने के पहले वो जो रेल के अधिकारी मुझे ऑफिस लेने जाने को आए थे, उनको मैंने कहा कि मेरा पहला निर्णय यह है कि एक भी टेंडर मेरे पास नहीं आएगा। अभी जब एक हम कभी बात करें कि 8-10 लाख करोड़ के निवेश की, तो इसमें तो छोड़ दीजिए, अभी करंट भी 1 रुपये का भी टेंडर मेरे पास नहीं आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बने। इसके लिए मैंने ऑर्डर दे दी। उसके बाद में मैंने श्रीधरन जी को बुलाकर उसको स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना चाहिए वो भी किया। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि जिस तरह से डिसीजन मेकिंग है, क्यों कहा, तो डिसीजन मेकिंग शुड गो टू द जनरल मैनेजर्स, नॉट रिमेन विथ अस, बिकॉज दे आर द वंस हु आर टेकिंग एक्शन। अब लोगों के सवाल लेते हैं। जिस स्टेट का रेल मंत्री बनता है, चाहे वो बिहार का हो या बंगाल का हो, सब मंत्री जो हैं ट्रेनों का रुख बजट में अपने स्टेट की तरफ मोड़ देते हैं, तो रूट चेंज कर देते हैं उधर से बिहार या बंगाल से होते हुए। आप महाराष्ट्र से हैं तो क्या महाराष्ट्र की तरफ रूट मोड़ दिए जाएंगे और ट्रेनें वहाँ ज़्यादा चलाई जाएंगी? नंबर 1।
नंबर 2, आपने कहा खस्ता हालत है रेल विभाग की, क्या उसके लिए टिकट महंगे किए जाएंगे, रेट बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने अपनी नौकरी गंवाई थी इसीलिए कि ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया था उन्होंने जब रेट बढ़ाए थे। वो काम सरकार ने इनके आने के पहले कर दिया थोड़ा। नहीं, देखिए, मैं देश का रेल मंत्री हूँ। वैसे तो देश में भी कहा तो देश कहीं ना कहीं से तो आता है, इसके लिए देश के साथ जुड़ जाता है। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा जन्म हुआ था, 4 टाइम लोकसभा में वहीं से चुन के आया, लेकिन अभी सांसद में हरियाणा का हूँ। हाँ। तो इसके लिए मैं सही मायने में देखा जाए तो मैं पूरे देश से वाले खुश हो जाए, देश को ठीक करने का काम करेंगे। उसमें हर राज्य को हर तरह से न्याय देने की कोशिश करेंगे। उसमें महाराष्ट्र भी आएगा, हरियाणा भी आएगा और बाकी के जो हमारे 28 राज्य बसते हैं वो भी आ जाएंगे।